तो चलिए अब खबरें विस्तार से। संभल के चंदौसी में एआर कोल्ड स्टोर पर एक हिस्से की छत गिरने से मलबे में दबे 22 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जिसमें से 14 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि 11 मजदूरों का उपचार चल रहा है। 24 घंटे बाद भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दमकल की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं। वहीं इस मामले में डीएचओ को निलंबित कर दिया गया और इस घटना को लेकर पीएमओ ने भी दुख जताया है। जनता टीवी अभी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। कोल्ड स्टोर हादसे को लेकर मनीष बंसल जिलाधिकारी ने बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग दबे हुए थे उन लोगों को, सभी लोगों को बाहर निकाली गया है, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग टीएमई मुरादाबाद में इलाज से अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रदीप कुमार, जनता टीवी, संभल। ये कल से जब हमारा ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, कल शाम तक 11 लोगों को अलाइव यहाँ से निकाला गया था और उनमें से एक जो है वो उपचार के दौरान उसकी डेथ हुई है मुरादाबाद टीएमयू में। उसके अतिरिक्त यहाँ से 13 डेड बॉडीज़ इन टोटल निकाली गई हैं। इस प्रकार से अब तक 10 जो हैं वो जीवित बचे हैं और 14 की दुखद मृत्यु हुई है। जितने भी लोग हम लोगों के पास जो सूची बनी थी उसके अनुसार उनको अकाउंट फॉर कर लिया गया है। अब ना तो यहाँ पर किसी भी गांव से या कोई उनके परिजन यहाँ पे शेष हैं किसी भी प्रकार का क्लेम के लिए। अभी कुछ मलबा और आलू जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। ऑपरेशन हम लोग इसको तब तक करेंगे जब तक कि पूरा उसको खाली नहीं कर लिया जाता। और वाराणसी सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई है और पीएम के आगमन को लेकर हो रही तैयारियां और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर और बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी 24 मार्च को वाराणसी दौरे पर पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 से पहले सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज से ये शुरू हो गई है और इस बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही पार्टी की रीति नीति में बदलाव पर भी चर्चा ये की जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाली सपा की इस बैठक में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। ये इसलिए कोलकाता में कई बार समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हुए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणोनंदा जी, इन्होंने नेताजी के भी कार्यक्रम कराए हैं। आज हम लोगों को भी मौका मिला है और जब कभी भी कोई फैसला यहाँ से लिया है, समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी है। समाजवादी पार्टी की देश की राजनीति में भूमिका बढ़ी है। सर, आज यहाँ पे अभी आप ममता बनर्जी जी से मिले, उसके बाद बार बार ये सवाल होता है क्योंकि बीते दिनों आप तमिलनाडु भी गए थे, तेलंगाना भी, हर जगह से थर्ड फ्रंट को लेके एक बहुत चर्चा का एक विषय बना हुआ है क्योंकि 2024 इलेक्शन अपकमिंग हो गए। देखिए, 2024 के लिए आप थर्ड फ्रंट बोलें, अलायंस बोलें या कोई गठबंधन होगा या क्या नाम दिया जाएगा, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आज देश में चरम सीमा पर महंगाई है, हमारा नौजवान भटक रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है और किसान जिसको ये सपना दिखाया गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आज किसान बर्बाद हो गया है। आपके उद्योग कारखाने नहीं चल रहे हैं। आप उदाहरण के लिए यूपी में सपना तो दिखा रहे हैं कि इतने एमओयू कर लिए 35 लाख करोड़ के, 40 लाख करोड़ के, और तब जब दिल्ली का सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार को जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, दिल्ली के प्रधानमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री सब शामिल हुए हैं। उसके बाद भी जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यूपी जैसे स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है और सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है तो हमारी ग्रोथ क्या है। और वहीं यूपी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। यूपी के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने सरकार को प्रदेश भर में जहां भी बिजली आपूर्ति गड़बड़ है वहां पर तत्काल व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सोमवार को हड़ताली कर्मचारी नेताओं और विभाग के अधिकारियों को सोमवार को तलब किया और यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने अधिवक्ता विभू राय की अर्जी पर दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजीपुर, हरदोई, चंदौली, ललितपुर, लखनऊ, सहारनपुर, आजमगढ़ और महुआ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर हड़ताल पर
करने पर यह एस्मा लगाने की बात भी सामने आई और शहर शहर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ये देखने को मिल रही है। मुझे अधिकारियों ने बताया है, मीडिया से भी रिपोर्ट मिली है, लेकिन अभी लिखित आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने बहुत नाराज़गी व्यक्त की है हड़ताल करने वालों के ऊपर। हड़ताल नहीं होनी चाहिए। दिसंबर में ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि हड़ताल कोई रास्ता नहीं होता है। बातचीत के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप अपनी बातें कहिए। और आज जो खबर मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसी बात को लेते हुए जो हड़ताल हुई है उसके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी, उस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। यह भी एक संदेश माननीय उच्च न्यायालय का है। यह भी मैं चाहूँगा कि आंदोलनकारी जो नेता है वो इसका भी संज्ञान लें। हमारी बातें तो हो ही रही हैं, हम तो कह ही रहे हैं उनसे कि आंदोलन ख़त्म करिए। बार बार कह रहे हैं, मैं साथ में मीटिंग करके कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं, व्यक्तिगत संदेश भेज करके कह रहे हैं। हर तरह से मैंने उनसे कहा है और समझाने की कोशिश की है कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बातचीत ही एक रास्ता है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है तो उनकी आदेश का भी कम से कम सम्मान होना ही चाहिए। आप लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं जी, क्या संदेश है? हम निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि जो व्यवस्था होती है, विद्युत की जो सेवा होती है, हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई एक सेवा है। और प्रयागराज में विद्युत अभियंता और तकनीकी कर्मचारियों की हड़ताल से शहर के ज्यादातर इलाकों में गुरुवार रात से ही बिजली का संकट ये खड़ा हो गया है। इलाके के करीब 1 लाख घरों में बिजली पूरी तरह से गुल है, जिससे पीने का पानी, रोशनी और घरों में हाय तौबा मची हुई है। इस दौरान हड़ताल से निपटने के लिए पावर कॉर्पोरेशन और जिला प्रशासन के सभी वैकल्पिक इंतजाम फेल होते दिखाई दिए। कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं और सिविल लाइंस के धरना स्थल पर कांग्रेसियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, विद्युत व्यवस्था बहाल करो। और वही सरकारी विभाग मतलब आहिस्ते आहिस्ते आप दफ्तरों का चक्कर लगाइए, लेकिन हम चकमा देते रहेंगे, आदेशों को ठेंगा दिखाते रहेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय का हाल कुछ ऐसा ही है। उच्च शिक्षा निदेशालय को लगातार शिक्षकों और कर्मचारियों को खूब दौड़ यहां पर लगानी पड़ रही है, लेकिन अधिकारियों को कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। अधिकारियों की कारस्तानी ऐसी है कि कई कई महीनों की जो फाइलें हैं वो दबी की दबी रह जाती हैं और इसे लेकर शासन भी अब सख्त हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस बोबड़े ने उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक ब्रह्मदेव को पत्र लिखकर कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जल्द से जल्द लंबित फाइलों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों व कर्मचारियों को अपने वेतन और पेंशन को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय का लगातार चक्कर लगाना पड़ रहा है। ये चक्कर कम से कम महीनों से ऊपर हो चुके हैं, जो लगातार उनको दौड़ लगाना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय की कार्यशैली ऐसी है कि वहां पे लंबे समय से फाइलें दबा दी गई हैं और यहां तक आप समझ सकते हैं कि इस लचर कार्यशैली को देखते हुए शासन ने भी सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दूं कि प्रमुख सचिव एस बोबडे, जो कि उच्च शिक्षा के हैं, उन्होंने लगातार इस पर आपत्ति जताई है। और आपको बता दूं कि उच्च शिक्षा निदेशालय के निदेशक ब्रह्मदेव को उन्होंने पत्र भी लिख दिया है और सवाल करते हुए कहा है कि महीने भर का वक्त है आपके पास, इन तमाम लोगों की जो दुश्वारियां हो रही हैं, जो उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, लगातार वेतन के लिए लगातार चक्कर लगा रहे हैं, उनके समस्याओं का समाधान किया जाए, वरना एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये देखा जा चुका है कि उस शिक्षा निदेशालय में किस तरीके से वहां के कर्मचारियों ने ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और इस भ्रष्टाचार के आरोप में ही उन पर कार्रवाई हुई थी, जो इससे पहले अमित भारद्वाज वहां के निदेशक थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो शिक्षक सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करता है, आखिर उस शिक्षक को कब तक दर दर अपने ही पेंशन और वेतन के लिए भटकना पड़ता है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और लखनऊ विकास प्राधिकरण की जनता अदालत में गुरुवार को एक अधिकारी के बुजुर्ग आवंटी को थप्पड़ जड़ने का मामला दूसरे दिन भी चर्चा में रहा और आज यहां पर काम कराने गए कई आवंटी सख्ते में दिखाई दिए हैं। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर को लेकर छानबीन शुरू कर दी है, जबकि एलडीए के वीसी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।
आवंटियों की समस्याओं को दूर करने के लिए जनता अदालत लगाने का सिलसिला शुरू किया था। ये सिलसिला कई महीनों से लगातार चल रहा है और जो है जब से जो है मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब आई हैं तब से इन्होंने और स्थिति तेज की है। यहाँ तक कि अब लोगों को कई बार जो है हफ्ते में समस्याओं दूर करने के लिए अदालत लग रही है और उससे जो है लोगों की समस्याएं दूर भी हो रही हैं। लेकिन कल जो है एक आवंटी मुकेश शर्मा आए जो बुजुर्ग थे 69 साल के, और उनको जो है एक अधिकारी DK सिंह ने थप्पड़ मार दिया। ये कहासुनी हुई दोनों के पक्ष में, और इसके बाद से क्या हुआ, जो आवंटी हैं उनमें थोड़ा जो है रोष भी है और थोड़ा डर भी है। अब उन्हें डर इस बात का है कि कहीं उनके साथ भी कोई ऐसे घटना न घट जाए जो DK सिंह ने दूसरों के साथ की है। अब इस मामले को लेकर के जो है LDA की VC ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए जो है अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी है जो इसकी जांच कर रही है। दूसरी तरफ अब LDA आरोप लगा रहा है कि आवंटी भी जो है गलत था और उसने भी बदसलूकी की है अधिकारी से। उसके बाद अधिकारी ने प्रत्युत्तर में ये कार्य किया। लेकिन आम लोगों में जो अब LDA की छवि है वो थोड़ी धूमिल हुई है और अब लोग जो है जनता अदालत में आने से उम्मीद है कतराएंगे, क्योंकि अभी एक दो आवंटियों से बात हुई तो वो कैमरे के सामने आने तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें डर जरूर है कि अगर हम अपनी बात रखेंगे तो कहीं ऐसे अधिकारी हमारे साथ बदसलूकी न कर दें और मेरी बेइज्जती हो। तो कुल मिलाकर देखना भी है कि LDA अपनी छवि में कैसे सुधार करता है। और LDA के VC ने वैसे तो मुकेश शर्मा से माफी मांग करके उनका गुस्सा शांत कर दिया था। दोनों पक्षों ने जो FIR भी थाने में सौंप दी है। अभी तक FIR नहीं लिखी गई, कमेटी गठित हो गई है। अब स्थिति यह है कि अगली जनता अदालत तक भीड़ कितनी होती है। कल ज़्यादातर 48 शिकायतें आई थी, उसमें से 8 शिकायतें दूर हो गई थी, लेकिन शिकायतों का निस्तारण का प्रतिशत काफ़ी कम है। इसको देखते हुए जनता अदालत पर भी सवाल उठने लगे हैं और अधिकारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि LDA अपनी छवि कैसे सुधारता है और लोगों में वो कैसे अपना जो है विश्वास जमा पाता है। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और स्वार से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सपा नेता आजम खां, स्वार के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां और डॉक्टर तंजीन फातिमा CJM कोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर तीनों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। दोनों मामलों में जो है 313 का बयान अंकित हुआ है। तीनों अभियुक्तगण आदमानी नाले में 11 बजे के लगभग उपस्थित आ गए थे और उनका जो है दोनों मामलों में बयान 313 का अंकित किया जा चुका है। उन्होंने अपने बयानों में सफाई साक्ष्य देने के लिए भी कहा है, जिसमें जो है तिथि जो है डबल चरण पत्र में जो 4/19 है उसमें 24 तारीख की तिथि नियत की गई है और 130/19 जो बरखाऊ भाषा से संबंधित है उसमें 23 तारीख। और आजम खान कोर्ट में जाते समय भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि भाई इतनी फिल्म तो शाहरुख खान की भी नहीं बनी थी जितनी मेरी बना ली है, बहुत फिल्म बन गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कितना वायरल करोगे। गौरतलब है कि आजम खान रामपुर MP MLA कोर्ट में 313 के बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। और वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज कानपुर कोर्ट में पेशी हुई है। वहीं कानपुर कोर्ट से वापस निकलते वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी ने कहा कि सरकार सिर्फ उनसे इस्तीफा लेना चाहती है और इसलिए परेशान किया जा रहा है। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और यह अगली खबर है ADG सुरक्षा विनोद कुमार सिंह मथुरा पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने सुबह IG आगरा जोन दीपक कुमार और मथुरा के वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था के साथ शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को भी परखा। और मुजफ्फरनगर में शनिधाम मंदिर समिति की तरफ से 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन ये किया जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान शनिदेव की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा भी निकाली गई जो कि शहर के तमाम रास्तों से होते हुए शनिदेव मंदिर पर खत्म हुई है। और अमेठी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची है, जहां पर उन्होंने जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नवजात शिशुओं को अन्न प्रशासनीय करवाया है और साथ ही अति कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली भी वितरित की है।
हम तो नारी सशक्तिकरण और हम योगी जी का जो मिशन है शक्ति मिशन, जिसके अंतर्गत हमने बात किया, जिसमें महिला प्रधानों से, आंगनबाड़ियों से और समूह की महिलाओं से कि हमारी बहनें किस तरह से काम कर रही हैं, उनके हृदय की भावनाओं को भी समझा और हमने भी अपनी बात रखी कि हमारा मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य मेन ये है कि हमारा कुपोषण समाप्त हो और आंगनबाड़ी केंद्र भी नर्सरी स्कूल के रूप में चलाए जाए। साथ ही हमारी महिला प्रधानों की भागीदारी रहे और गांव विकास में चौपाल के माध्यम से हर समस्या का निराकरण किया। गवर्नमेंट की यह मंशा है कि कोई भी बहन और योगी सरकार में जहां एक तरफ धर्मांतरण पर सख्त रोक है, तो वहीं लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर के रावतपुर गांव में एक युवक को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति काफ़ी लोगों को धर्म के बारे में कुछ प्रचार कर रहा है। जब इस वीडियो का जांच की गई तो पाया गया कि यह रावतपुर गांव का वीडियो है और लगभग एक माह पुराना इंसिडेंट है। जब रावतपुर गांव में एक नीरज नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसको लीवर रोग से वो ग्रसित है। उसको और वहीं रामनगर में मुख्यमंत्री धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में G20 बैठक के आयोजन में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने इस महीने के अंत में होने वाली G20 की पहली बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। और गैरसैंण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया। बताया जा रहा है कि सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए वो जा रहे थे, जिस दौरान विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को वापस गाड़ी में बिना माल्यार्पण के ही वापस लौटना पड़ा। और वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दरअसल मामला यह है कि गैरसैंण में मुख्यमंत्री धामी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर जमकर प्रदर्शन किया था और इसी को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती है। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसी अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में। और एसएसपी पंकज भट्ट ने आज हल्द्वानी में क्राइम बैठक करते हुए जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध समीक्षा की है और इस बैठक में 3 बातों पर विशेष फोकस किया गया, जिनमें थानों में साफ सफाई करने के साथ ही लंबित विवेचनाओं में तेजी से कार्रवाई करने के इंस्ट्रक्शन भी दिए गए। इसमें क्राइम मीटिंग में 2-3 चीज़ों पे खास ध्यान दिया जा रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे कर्मचारियों के वेलफेयर को देखते हुए और खासकर थानों में जो आपका स्वच्छता को लेकर के एक अभियान चलाने की प्राथमिकता दी गई है। हर सप्ताह इसमें एक अभियान चलाया जाएगा थाने की साफ़ सफाई के लिए। इसके अतिरिक्त जो विवेचनाएँ पेंडिंग हैं उनको और जो वाहनों का जो निस्तारण होना है उसको लेकर के NBW को लेकर के खास समीक्षा की गई। और वहीं यही जेईई पेपर लीक मामले में एसआईटी को एक और सफलता मिली है। पेपर लीक मामले में फरार 50,000 इनामी संजय धारीवाल के भाई सुधीर धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी का नेतृत्व कर रही एसपी क्राइम रेखा यादव ने यह जानकारी देते हुए मदद करने और हरियाणा के करनाल में अपने आवास पर अभ्यर्थी को पेपर रटवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाँ, एसआईटी द्वारा 2 अभियोगों की विवेचना की जा रही है, जिसमें एक अभियोग जो है पटवारी पेपर लीक से संबंधित, दूसरा जेईई परीक्षक पेपर लीक से संबंधित, जिसमें अभी वर्तमान में एक नई गिरफ्तारी की गई है। जो फरार अभियुक्त संजय धारीवाल का भाई सुधीर धारीवाल की गिरफ्तारी की गई। इसमें उसका रोल यह रहा कि उसके निवास स्थान को यूज किया गया था फॉर पेपर स्टडिंग। तो इसी संबंध में उसका संलिप्तता पूरे प्रकरण से स्थापित की गई, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।